हर वक्त हुकूमत चेंज होती है, महंगाई होती है, लेकिन जो इस वक्त महंगाई हुई है ना, इसने खीर कर दी है। हर चीज महंगी हो गई है, आटा चीनी ज्यादा हो गया है। महंगाई की खाली बात नहीं है, गवर्नमेंट की बात करें। शिकायत हर दौर में ही रही है। कौन सा दौर था, नवाज शरीफ के दौर में कम हुई है या बेनजीर में कम हुई थी? ये हालात में नहीं काम चल रहा। हम तो कारोबारी बंदे हैं, दुकानदार बंदे हैं, चीजें सारी महंगी हो गई है। जिस चीज पे भी नजर दौड़ाएं तो वो आवाम की अप्रोच से बाहर हो चुकी है। हमने वोट इनको दिया है पीटीआई को, मगर कोई किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये सारा दिन ट्विटर पे हुकूमत चला रही है। अब जिस चीज का भी इन्होंने नोटिस लिया वो चीज महंगी हो गई। लोगों को कपड़े निकाल दिया, मतलब है खून चूस लिया आवाम का, और कहते हैं कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये कैसे पाकिस्तान है? दोनों जमातें आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है और इधर आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया यार। कोई भी जमात हो, हमारे को महंगाई कम करके दो यार। इस मुल्क को अगर बचाना है तो सबसे पहले महंगाई को काबू करना पड़ेगा। आपने घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा मुद्दा क्या है वो आपने आवाम से ही जान लिया है। हमेशा सियासत की बातें भी होती रहती हैं और भी मसाइल पर गुफ्तगू होती है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मसला है जो कि मुसलसल 2 साल से चल रहा है। ख़ास तौर पर इस हुकूमत में हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है, कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम को। और यही वजह है कि आवाम में एक इस हवाले से ना सिर्फ बेचैनी पाई जाती है बल्कि इज़्तिराब भी है, और अब परेशानी और गम और गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि आपने सुना भी। हुकूमत की अपनी इस पर तरजीहात भी हैं, तौजीहात भी हैं, लेकिन वो कितनी जायज़ हैं कितनी नहीं, अभी तक तो हम ज़्यादातर वज़रा से यही सुनते हैं कि जी पहले जो हुकूमतें थी वही वजह है बेसिकली महंगाई की। लेकिन ये कितना दुरुस्त है 2 साल के बाद भी कहना, थोड़ा इस हवाले से जायज़ा लेंगे। आखिर हुकूमत को ही सिर्फ ब्लेम किया जाए या फिर सिस्टम ही कोई ऐसा बनाने में नाकाम है पूरा हमारा ढांचा, जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है पाकिस्तान में। इंटरनेशनल टॉपिक्स को भी टच करने की कोशिश करेंगे। तो आज काफ़ी कुछ है प्रोग्राम में, आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बेशतर इसके कि मैं सवालात की तरफ चलूँ, थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस ज़रूर आपके सामने रखना चाह रही हूँ, बल्कि एनालिसिस भी नहीं है, सिर्फ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मुझसे बेहतर शायद आपको पता हैं, क्योंकि आप खुद ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ परचेज़ भी करते हैं। जैसे आटे की अगर कीमत की बात की जाए तो सिर्फ एक साल में यानी 2019 से 2020 के दरमियान 883 से वो 1044 तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है 20 किलो आटे के थैले की, और ये एवरेज कीमत है। इसी तरह से अगर चीनी की बात की जाए तो 73 से 98 तक पहुंच चुकी है पिछले साल से अब तक की निस्बत। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो 114 से 104, इसमें थोड़ी सी हमें ज़रूर कमी नज़र आई है। लेकिन अगर दूध की बात करें तो 93 से 103 रुपये तक पहुँच चुकी है। चीनी में ज़्यादा हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ हैं और फल हैं उनकी कीमतें भी आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। अब जानने की कोशिश यही करनी है कि जी आखिर इसकी वजह क्या है। ज़फ़र साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए व्हाट डू यू थिंक, क्या रीज़न्स हैं कि महंगाई है हमारे मुल्क में और बढ़ती ही चली जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1 बाय 1। पहला है आपका एक्सचेंज रेट ऊंचा है। गैस जो आप ख़रीदते हैं, तेल जो आप ख़रीदते हैं, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जब उनके पैसे ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है इंपोर्ट्स कम है। अगर इंपोर्ट्स होते तो वो बराबर हो जाता। तीसरी बात है माफिया का कंट्रोल प्राइसेस पे। स्मगलिंग होती है तो वो बढ़ जाता है, होर्डिंग होता है तो बढ़ जाता है। तो इसके माने अगेन, इंपोर्ट जब करना होता है नहीं करते हैं, और एक्सपोर्ट जब नहीं करना होता है शायद आप करते हैं। तीसरी बात है 9% आप कहते हैं स्पाइक हुआ है, 9% हुआ है हर साल, इस साल नहीं, ये 9% ओवरऑल है, मगर एक्चुअली फूड स्टफ्स में उससे बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है कि नहीं? सही। और वो है जो गरीब को लगता है। और आपके गरीब जो 650 करोड़ होते थे अब 850 करोड़ हो गए हैं कोरोना के बाद। तो आप समझ गई हैं क्यों और क्यों इतना असर हो रहा है।
अब आप पूछें कि क्या करना, अगर आप चाहती हैं मैं अभी बता देता हूं, मैं इस पे आती हूँ जरा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें चीजें, बिल्कुल मैं इस पे आती हूँ हिलाल साहब। मुझे थोड़ा सा, ये तो आपने इमरान साहब, हिलाली साहब ने वजूहात बता दी कि वजूहात क्या हैं महंगाई की। अब ये मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदार बराह रास्त में समझता हूँ हुकूमत है। अब आप पूछेंगी वो कैसे? वो इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि महंगाई दो तरह से होती है, कुछ वो जो मुआशी हालात की वजह से होती है जिसको अफरात ज़र भी कहते हैं, कुछ वो जिसका जिक्र अभी लाली साहब ने किया कि माफियाज हैं जो महंगाई करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है? माफिया से निपटना किसने है? माफियाज को काबू में किसने करना है? वो हुकूमत ने करना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आप ये अपोजिशन पे या साफियों पे या किसी और पे नहीं डाल सकते कि जी ये महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि दोनों तरह से ना अवाम का खून चूसा जा रहा है। एक तरफ तो ऐसे कि हुकूमत जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ अपने रुपए की कीमत कम करेगी, तो लाजमी इंपोर्ट्स हैं जो वो होगा। फिर जब ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स आप करने ही नहीं देंगे लोगों को, जो अभी लाली साहब जिक्र कर रहे थे, तो उससे भी फिर फ़र्क पड़ेगा। महंगाई असल देखिए इकनॉमिक्स का बुनियादी असूल क्या है? इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल ही डिमांड और सप्लाई है। बिल्कुल ठीक। जब आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई कम से कम होती चली जाएगी तो फिर ज़हीरा अंदोज जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। या तो आपका वो हाल हो ना कि हमने देखा तो नहीं, हिलाली साहब ने ज़रूर देखा होगा, हमने तो सुना है कि अयूब खान के दौर में 4 आने सिर्फ चीनी बढ़ी थी, चीनी की कीमत में सिर्फ 4 आने इजाफा हुआ था तो हाहाकार मच गई थी, और वो फिर उससे एक तहरीक ने पूरी ने जन्म लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे मेरे तो हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म है, हमारे प्यारे और बड़े खूबसूरत और क्या कहना चाहिए पर्ची के बगैर तकरीर करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो जब तक आटा माफिया, चीनी माफिया और ये सारे माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं ज़ाहिर है इकॉनमी पर, तो उनको भी हम शामिल करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रीज़न्स क्या हैं और क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो यहीं से ही बात का आगाज़ करना चाहूँगी आपसे भी कि आखिर क्या बुनियादी मसला है, वजूहात क्या हैं, क्यों ये महंगाई हमारी जान नहीं छोड़ी? देखिए, टमाटर की कीमत बढ़ती है, प्याज की कीमत बढ़ती है, क्योंकि उसकी इनपुट जो डाली जा रही है उसकी कीमत बढ़ रही है। खाद की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है। अब ये सारी चीजें कौन कर रहा है? बिजली की कीमत हुकूमत बढ़ा रही है, गैस की कीमत हुकूमत बढ़ा रही है, पेट्रोल की कीमत हुकूमत बढ़ा देती है, टैक्सेस का बोझ हुकूमत बढ़ाती है। ये सारे समीना इनपुट्स हैं जो टमाटर, मटर, बाकी सारी सब्जियों के अंदर जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है आपकी पेट्रोल या डीजल के थ्रू। तो हुकूमत खुद से ये कीमतें बढ़ा रही है। 2 किस्म की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। एक तो मार्केट में कीमत बढ़ती है जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब पाकिस्तान में जो पिछले 2 सालों में गुर्बत का समा देखा गया है, तो यहाँ पे चीजों की डिमांड तो नहीं बढ़ रही, लोगों की जेब में पैसा तो बचा नहीं। जो वजह है कीमत बढ़ने की वो सरासर इनपुट कॉस्ट हैं, और वो सारी की सारी इनपुट कॉस्ट जो हैं वो हुकूमत ने खुद बढ़ाई। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत तो सिर्फ ये बात नहीं कहती है, वो तो कहती है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो ये भी कहती है कि माफियाज भी हैं, फिर वो ये भी कहती है कि काश्तकार तो बेशक सस्ते में बना भी लेता है, कोई चीज़ प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन बीच में मिडल मैन का किरदार है। फिर जैसे यहाँ पर लोग होर्डिंग्स करते हैं वो लोग भी बीच में शामिल हैं, तो वो तो बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाती है। आप समझते हैं कि ये फैक्टर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो जितनी हुकूमत? देखिए, आज से 2 साल पहले चीनी 55 रुपए किलो बिक रही थी, अब वो 100 रुपए से तजावुज कर चुकी है 2 सालों के अरसे में। आटा जो है वो 35-36 रुपए किलो 2 साल पहले बिक रहा था, अब वो 70-75 रुपए पे किलो पहुंच गया है। हुकूमत कहती है कि ये माफिया ये काम कर रही है। माफिया मैं समझता हूँ एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया है, जिसको वो अंग्रेजी में स्केप गोट कहते हैं, कि जी माफिया की वजह से ये हो रहा है। मैं समझता हूं कि माफिया का इसमें कोई कतन कोई रोल नहीं है, इसमें हुकूमत की फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। माफिया को एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ लिया जाता है कि आटे की कीमत बढ़ रही है, माफिया ने कर दिया, चीनी की कीमत बढ़ रही है, माफिया ने बना दी। ये माफिया किस बला का नाम है?
ये मैं समझना चाह रहा हूँ। हुकूमत, मैं समझ रहा हूँ कि ये प्योरली स्केपगोटिंग हो रही है, ब्लेम किसी और का है, ब्लेम डाला किसी और चीज के ऊपर जा रहा है, ब्लेम जाता है हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर। सही है, आप साथ रहिए डॉक्टर साहब। मैं जरा हिलाल साहब का भी इस पे कमेंट ले लूँ। हिलाल साहब, डॉक्टर साहब ने तो वाज़ेह कहा है कि ये हुकूमत ही, अगर ये तमाम फैक्टर्स मान भी लिए जाएं तो इनको सही भी तो फिर गवर्नमेंट नहीं करना है। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वजह है कि गवर्नमेंट इनको, इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, ना माफियाज को, ना होर्डर्स को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, तो किस तरह से फिर आपको लगता है ये हुकूमत की नाकामी इस लिहाज से है? देखिए, जब हम गैस और ऑयल के प्राइसेस करते हैं तो गवर्नमेंट गैस और ऑयल के प्राइसेस सेट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? वो इस तरीके से करते हैं ना कि बाहर मिलता कितना है, उनको कितना पड़ता है गैस और ऑयल का, और उसके बाद उसके ऊपर कितना जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट करता है। बिल्कुल, वो एक लिहाज से ठीक है, ये गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट कम भी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी चीज़ नहीं है इस मुल्क में स्मगलिंग, कि ऐसी चीज़ नहीं है होर्डिंग, कि ऐसी चीज़ नहीं है मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट? क्या ये सब JITs बन के इन्होंने कहा है कि इसकी गलती, ये गलती, ये गलती, ये सब उनका इमेजिनेशन था? एक्चुअली कुछ ऐसा नहीं था। देखिए, लोग भी, गवर्नमेंट भी कसूरवार है, और ये किस्म के लोग जो हैं, जो उनका नाम माफिया कहते हैं, वो भी कसूरवार हैं। और सही, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, और अगर नहीं करती उस हद तक उनका फेलियर है। मगर ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है और ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मैं नहीं मानता। ठीक, लेकिन इमरान साहब, हुकूमत ने तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली है, और वो टाइगर फोर्स है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ट्वीट भी आया है कि जी टाइगर फोर्स के ज़रिए जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदेही की जाए और फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो आपको लगता है कि टाइगर फोर्स ये मसला हल कर लेगी? समीना, मुझे तो हंसी आती है अब टाइगर फोर्स का नाम सुन के। मुझे लगता है कि इन्होंने टाइगर फोर्स बना तो ली है, पर अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस फोर्स से करना क्या है। मुझे आप ये बताएं, इन्होंने कहा शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स काम करेगी और अरबों दरख्त लगाएगी। कहाँ थी वो टाइगर फोर्स? मुझे तो नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने कहा जी कोरोना में टाइगर फोर्स बहुत काम करेगी। मुझे पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर पेशावर तक, कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पे कोरोना में किसी टाइगर फोर्स का कोई एक रुकन, कोई एक टाइगर आपको नज़र आया हो जिसने काम किया हो। कराची में जब बारिशें हुई, आपको याद है 4 दिन तूफ़ान हो गया, पूरे कराची का बुरा हाल हो गया। हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछें, जब गवर्नर ने कहा कि जनाब यहाँ पे 20,000 टाइगर बिल्कुल तैयार हैं, इमरान इस्माइल साहब ने, हिलाली साहब मुझे तो कराची में कोई टाइगर नज़र नहीं आया जिसने अवाम की कोई मदद की हो। शायद आपको नज़र आ गया हो तो आप भी ज़रूर बताइएगा। अब ये कह रहे हैं जी महंगाई। मुझे आप ये बताएं कि 2019 में गिलानी फाउंडेशन ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक इन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में 43% जो लोग हैं, 53% जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन है। ठीक। अच्छा, अब हुकूमत को ये चीजें नजर ही नहीं आ रही, ये पता नहीं क्या कर दें। नहीं, वज़ीर आज़म ने 11वां नोटिस लिया महंगाई पे। मुझे मेरे हाथ जुड़े हैं, अल्लाह का वास्ता वज़ीर आज़म साहब, अब आप नोटिस लेने से बाज आ जाए, अब अमलन कुछ करके दिखा दें। और लोग तो कहते हैं नोटिस लेने के बाद महंगाई ज्यादा हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, और वो जरा फैक्ट से जुड़ी हुई है कि हमारे वुज़रा भी कोट करते हैं, हम भी चीज़ें ज़ाहिर न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के वो तो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब माशाल्लाह सरप्लस में आ गया है। अगर हम और भी कुछ सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पर रिकॉर्ड हमने देखा है कि बिजनेस हो रहा है। लेकिन ये सब इशारे मुस्बत हैं, इसके बावजूद भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम तक उसके फ़ायदे नहीं पहुँच रहे। ये क्या चक्कर है, इसको भी कुछ समझाएं हमें। देखिए, एक मईशत है मईशतदानों की और एक मईशत है 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकत है कि 2 साल पहले कोई 20 अरब से ज्यादा का करंट अकाउंट का डेफिसिट था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी। फिर 1 साल में वो 10 बिलियन ले आई, अब वो कहा जा रहा है कि 3 बिलियन तक पहुंच गया। ये क्रेडिट पीटीआई की हुकूमत को जाता है। लेकिन मईशत की जब हम बात करते हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, तो 4 इशारे हैं। आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, और आप किसी हद तक
टैक्सेस का बोझ इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ जा रहा है, बजटरी डेफिसिट का क्या हाल हुआ। देखिए, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आप किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं जिनके हाथ में बेलचा होता है, हथौड़ा होता है। अब मैं सोच रहा था कि अगर कोई हुकूमत का वजीर उनके पास जाए और उनको कहे, जिसने 15 दिन से 20 दिन से उसके पास रोजगार नहीं है, हथौड़ा लेके बैठा है, उनको जाके हम कहें कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट गिरा दिया, आपको बहुत मुबारक हो, मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी। तो मैं सोच रहा था कि वो बेचारा अपने हथौड़े या उस बेलचे का क्या इस्तेमाल करेगा। तो ये बात, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गया, हकीकत है, बिल्कुल नीचे आ गया, लेकिन बात रुकनी है आटे की कीमत के ऊपर, बात रुकनी है चीनी की कीमत के ऊपर, और बात रुकेगी बिजली और गैस की कीमत के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों के हवाले से, दूसरी चीज़ों के हवाले से सब कुछ बता दिया, लेकिन आटा और चीनी दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। और CPI बास्केट के मुताबिक पाकिस्तानी, जिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अपनी आमदनी का 34% जो है वो फूड पे खर्च करते हैं। तो इस फूड बास्केट में ज़्यादा दोनों ही मेन चीज़ें हैं, आटा और चीनी। आप क्या समझते हैं किन इक़दामात से फौरी तौर पे आटा, चीनी समेत दूसरी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत को विड्रॉ करना है। हुकूमत गन्ने की कीमत क्यों फिक्स करती है, हुकूमत गंदम की कीमत क्यों फिक्स करती है? हुकूमत जिस सेक्टर में गई है वहाँ पे उस सेक्टर का हाल बुरा हुआ है और बोझ पड़ा है 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर। तो बैक टू हुकूमती पॉलिसी। हुकूमती पॉलिसी होनी चाहिए कि वो गंदम के बिजनेस से विड्रॉ कर ले, वो चीनी के बिजनेस से, गन्ने के बिजनेस से अपने आप को बाहर निकाल ले और पाकिस्तानियों को इजाज़त दे दे फ्री ट्रेड की। दुनिया भर में जहाँ से सबसे सस्ती तरीन चीनी है उसकी पाकिस्तान में इंपोर्ट की इजाज़त दे। सही, ये सजेशंस तो अच्छी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आप समझते हैं कि इस हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है कि ये चीज़ महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको दो चीज़ें दरकार है, एक सियासी नीयत और दूसरी काबिलियत। मेरे दिल में कतन किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब की ये सियासी नीयत है कि वो पाकिस्तान के गरीबों के लिए कुछ काम कर दिखाएं, लेकिन सिर्फ नीयत से समीना काम नहीं चलेगा। जब तक काबिलियत, एक काबिल टीम उनके साथ नहीं होगी, जो गोल वज़ीर आज़म साहब हासिल करना चाह रहे हैं वो गोल हासिल बदकिस्मती से नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ नीयत की बुनियाद के ऊपर। नीयत जमा काबिलियत विल बी इक्वल टू डिलीवरी उस वक्त तक नहीं हो पाएगी जब तक इसको नीयत को काबिलियत से जोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये का। लाली साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी नज़दीक क्या सजेशंस हैं, क्या हो सकता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, फिर वापस आते हैं तो फिर मज़ीद भी इस हवाले से कुछ बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। और हम महंगाई पर बात करें तो इसी हवाले से अभी हम देख रहे हैं कि खबरें चल रही हैं कि कल इस हवाले से एक बड़ा ऐलान और लाहे अमल मुतवक्किल है जो वज़ीर आज़म साहब अनाउंस करेंगे। एनीवेज देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन हिलाल साहब, आपके ख्याल से क्या तजावीज़ हैं, कैसे महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, पहले चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में एक फ़ैसला करें गवर्नमेंट कि हर आदमी जिसका तनख्वाह 8 लाख साल से ज़्यादा है उसका हर किस्म का इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, 7-8 लाख से नीचे जो हैं उन पे आप बेशक टैक्स करें ही नहीं, मगर उसके ऊपर जो है यू मस्ट टैक्स देम। दूसरी चीज़, ये टैक्स एमनेस्टी को खुदा के लिए ख़त्म करें, ये अब्यूज़ हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो होता है कि आप जनरल सेल्स टैक्स को आप ऊंचा कर देते हैं, इसके माने गरीब और अमीर वो दोनों उसी पे उतना ही पैसा देता है, ये गलत बात है। अमीर को ज़्यादा देना चाहिए। तो आप क्या करें, आप वो चीज़ों के प्राइस कम करें, मिसाल के तौर पे केरोसिन और खाना ईटेबल्स जो होते हैं वो आप कम करें, और गाड़ियों पे मिसाल के तौर पे जो अमीर का टैक्स है वो ज़्यादा करें। तीसरी बात
ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप देते हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, आप 17 सेंट्स दे रहे हैं, जब आप चाहते हैं, अब ये गवर्नमेंट कहती है आप 14 सेंट्स पर किलोवाट आवर दें हमें, मगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम 8 सेंट्स उनके लोगों को वो दे रहे हैं। तो आप सोचिए तो सही क्या बूस्ट आता है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। तीसरी बात है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इन्वेस्टमेंट जब नहीं आता है, ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जब नहीं होती, नौकरियां नहीं होती। फाइनली पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके पास तो कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का स्कीम है ही नहीं। अयूब खान का था, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, आपके पास है ही नहीं। दूसरी बात, पानी का यूज, खुदा के लिए पानी के यूज पे एक्सपर्टीज लगाए, यूज इट प्रॉपर्ली, बहुत कुछ हो सकता है। और फाइनली जितना आप 1 एकड़ में उगाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में, उतना वो डबल उगाते हैं। क्यों? सीखो और करो। ये मैं जल्दी से क्या, और मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए ये टाइगर फॉर्स का मजाक रखना, चलिए मजाक करें आप टाइगर फॉर्स का। फैक्ट ये है कि एक टाइगर फॉर्स बनाया गया, उधर हैं ये जवान लोग हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके और कुछ नहीं, कम से कम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं कि कीमतें बढ़ गए हैं, कोई होर्डिंग अगर हो रही है, चलिए कुछ नहीं तो पुलिस को तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल, मेंशन तो कर सकते हैं। फाइनली मेरे ख्याल में ये कहना कि गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए, माफ करिए, लेट मी फिनिश, गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए और लोगों को जो मर्जी है खरीदो, जो मर्जी है फरोख्त करो। जब कार्टेल्स बनेंगे और आपका छोटा किसान है, जब उसको कुछ पैसे मिलेगा ही नहीं उसके प्रोड्यूस के लिए, फिर आप क्या करेंगे? राइट। इसलिए कि यू नो व्हाट विल हैपन, वो कार्टेल्स इनको तबाह कर देंगे। देखिए सब्सिडी और ये सब चीजें ट्राई किया गया है। क्यों आती है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट आके कहती है लो प्राइस है, सब्सिडी है, क्यों? इसलिए कि वो नहीं चलता। कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। नहीं, ये तो खैर नहीं कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट को हटा ही दिया जाए बीच में से, लेकिन ये जरूर सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना इफेक्टिव रोल दे। लेकिन ये वो तो कह रहा था ना, हाँ। जिलानी कह रहा था, ये फारूक सलीम वो दूसरे कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं चीनी और आटे के उस हवाले से। अच्छा, एनीवेज मैं जो इमरान साहब बात कर रही थी कि ये सब चीज़ें आके वहीं पे रुकती हैं कि आपकी टीम जो है वो इतनी उसकी कैपेसिटी हो के वो ये चीज़ें कर सके, तो इतनी सारी सजेशंस तो हिलाली साहब ने दे दी हैं। वज़ीर आज़म साहब के पास ऐसे ब्रेन्स नहीं है। देखिए हिलाली साहब ने और डॉक्टर फारूक सलीम ने जो बातें की हैं ना, अब मुझे सब के जवाब देने हैं। पहली बात तो ये जिस टीम की आप बात करती हैं, कौन सी टीम वो अच्छा काम करती है जो आवाम में से हो, जिसको आवाम का दर्द हो। आपकी जो टीम है वो IMF की टीम है, माफ़ कीजिएगा, वो आपकी टीम है नहीं, उसे आवाम के दर्द का लगे क्या। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुन लें, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वजारत ख़जाना में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हिलाली साहब उन्होंने एक कमेटी बना भी दी है कि जो 200 अरब रुपए की गरीब को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, किसी को आटे पे, किसी को चीनी पे, किसी को यूटिलिटी स्टोर पे, किसी को किसी पे, वो कहते हैं जी इनको भी ख़त्म करो। ये कमेटी भी बन गई है। तो जब वो भी ख़त्म होगी तो उसका बराह रास्त असर किस पे पड़ेगा? उसका बराह रास्त असर गरीब आदमी पे पड़ेगा। यहाँ पोजीशन ये है कि इप्सॉस का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उनके मुताबिक उसमें आपको हैरत होगी 79% 79% लोगों ने यह कहा है कि मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा। वो कहते हैं कि अगला हर 5 में से चौथे बंदे ने यह कहा है कि अभी 6 महीने जो है ना अगले, उसमें महंगाई कम होने के या हालात ठीक होने को कुछ चांसेस ही नहीं है। यानी हर 5 में से 4 बंदों ने। जब हालत ये होगी तो आप करेंगे क्या? मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब की बातों से ना बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उन्होंने अवाम की नब्ज़ पे सही हाथ रखा है। जिस एग्रीकल्चर की बात हिलाली साहब कर रहे थे, हिलाली साहब जो नेशनल रिसर्च पाकिस्तान का इदारा एग्रीकल्चर का, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च वालों का, उन्होंने एक बीज बनाया था, आपको हैरत होगी, ये लहसन का। जब वो लहसन का बन गया 3 साल हो गए उसको बने हुए। अब इंटरनेशनल जो इदारे हैं, आलमी लेबॉर्ट्रीज, उनके मुताबिक भी वो वन ऑफ द बेस्ट लहसन है। मिडल मैन ने 3 साल से वो आम किसान तक पहुंचने नहीं दिया। यहाँ हालत तो ये है कि अव्वल तो वो सीड बनते नहीं, जो आप कहते हैं ना बॉर्डर पार डबल है, मैं कहता हूँ डबल से भी ज़्यादा, इसलिए कि वो रिसर्च करते हैं। यहाँ अगर रिसर्च हो भी जाए, कोई अच्छी चीज़ बन भी जाए, तो आम किसान तक वो पहुँचती नहीं है।
उसके बाद अगर हर कोई बीच में अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम है और माफिया उसमें ऐसे एक्टिव होते हैं कि सही बंदे तक सही चीज पहुंच नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जी जिन पर गौर किया जा सकता है, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलने का कोई हो सकती है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद भी कुछ गुफ्तगू करेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज के हवाले से। हमारे साथ कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि कोरोना केसेस में कुछ इजाफा नजर आ रहा है हमें, अब जबकि कारोबारी ज़िंदगी भी मामूल के मुताबिक होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि दोबारा से हमें ये इजाफा नजर आ रहा है? क्या ये वही सेकंड वेव है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था? बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या कोरोना दोबारा फैल रहा है मुल्क में? मीना, कोरोना ख़त्म कभी भी नहीं होगा, इसलिए आपका ये सवाल है ना जो कि दोबारा फैल रहा है। हाँ, उसमें कमी ज़रूर हुई थी। अब अगर हम खुद इतनी बेहतियाती शुरू कर दें कि अब आप देखें ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई उस तरह से सैनिटाइज़र यूज़ करता है, ना उसी तरह से एहतियात की जा रही है। हुकूमत है तो हुकूमत का हाल ये है कि हलफबरदारी के नाम पे जो जलसे किए जा रहे हैं, कभी सियालकोट में फंक्शन किए जा रहे हैं, वफाकी वज़रा सब बैठे हैं, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया कोई नहीं। अपोजिशन है तो अपोजिशन जलसों के मूड में। अब हुकूमत अपोजिशन को तो ये कह रही है कि बाज आ जाओ, कोरोना फैल जाएगा, खुद अकल नहीं कर रहे। ये आप एक बात को समझे, मैं पहले भी जब कोरोना का था हम इस प्रोग्राम में यही बात करते थे कि जनाब मेहरबानी करें, और सिर्फ हुकूमत ये नहीं निपट सकती, अवाम का भी काम है। अवाम और हुकूमत अगर मिल के कोशिश करेंगे तो कोरोना से निपटेंगे। अवाम का डर उतर गया ऐसा लग रहा है। आप पूरी दुनिया में देख लें ना, इंडिया साथ है आपके, उसका हाल देखें वहाँ पे कितना फैला हुआ है। अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, यूरोप में तो सेकंड वेव बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। इसलिए खुदा का वास्ता है आप सब लोग, हम सब लोग एहतियात करें और ऐसी कोशिश करें कि इसको फैलने ना दें, इसको यहीं पे हमें रोक लेना चाहिए। लेकिन हिलाल साहब, आपके क्या खदशात हैं? क्या ये सेकंड वेव जो है ये माइल्ड साबित होगी या फिर खुदा न खास्ता डेंजरस भी हो सकती है, जैसे हम अपने पड़ोस में भी देख रहे हैं? देखिए, मैंने जितने इंक्वायरीज़ किए हैं आज, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सेकंड वेव अभी तक शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, सही बात है कि कल 12 लोग का इंतकाल हुआ, मगर वो सीरियस केसेस थे वेंटिलेटर पे। मैं नहीं समझता इतने पेशेंट्स हैं कि ये कि आप डेफिनेटली कह सकें कि एक सेकंड वेव शुरू हुआ है। मगर शायद हो, और जब होगा तो 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो समीना ये है कि मास्क पहनना, अभी माफ़ करिए, इसको खुदा के लिए मैंडेटरी कह दें और मुफ्त दें मास्क लोगों को, इसलिए कि अगर आप मुफ्त देंगे, जितने वो कम होंगे इन्फेक्शंस, उतना इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, उतना आपका खर्चा शायद कम होगा। तो मुफ्त मास्क दें, और जो आदमी मास्क नहीं पहना है उसको कुछ फाइन होना चाहिए, कुछ उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसलिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मास्क जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अगर ये आप कह दें मेन शॉपिंग सेंटर्स में मास्क मुफ्त दें, बड़े बड़े। दूसरी बात ये है कि ये स्कूल्स को खोलना, भाई खुदा के लिए, मैं 10 दफ़े कह चुका हूँ कि एक रिस्क है। अगर आप स्कूल्स खोलते हैं, बच्चे जाते हैं, ठीक है, आप अगर एहतियात करते हैं अच्छी बात है, मगर फिर भी रिस्क है। अगर एक बच्चे का 1 साल, चलिए मैं मानता हूँ 1 साल का लॉस हो गया है बच्चे की पढ़ाई में, तो क्या बड़ी बात है भाई, यू कैन मेक इट अप। ठीक है, आप क्या 60 साल की उम्र पे जाके कहेंगे कि वो अगर मैं 1 साल मिस नहीं करता तो आई वुड हैव स्टिल मेरे पास क्या कहते हैं, मुझे 1 साल पहले रिटायरमेंट मिल जाता। बिल्कुल सही बात है। इट डजंट मेक सेंस, व्हाई, क्यों रिस्क करते हैं? ठीक, अच्छा, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि जी कर लीजिए, आज अनाउंस करना चाहिए कि कोई डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई मार्चेस, कोई कुछ नहीं होगा। आज अनाउंस करें, इसलिए कि अगर आप सीरियस हैं आज करें, जब सेकंड वेव ठीक से शुरू होगा फिर आपकी बुरी हालत होगी। हिलाली साहब, आपने जो मास्क के हवाले से बात की ना, मैं ये कहता हूं कि यहाँ हुकूमत को ये चाहिए कि इस हवाले से कानून साजी करे और मास्क को मैंडेटरी करार दे दें। आप मुझे ये बताएं, किसी शॉपिंग मॉल के बाहर चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाते हैं,
बाहर लिखा होगा नो मास्क नो सर्विस, लेकिन ना दुकानदार ना खरीदार कोई ना रोकता है ना कोई ख्याल करता है, उसी तरह से बगैर मास्क के जा रहे हैं। मैं तो सोच रही थी जो फाइन की बात करें, इन्हें फाइन इतना जमा हो जाएगा कि उससे ये फ्री मास्क आराम से बांटते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जब तक कानून साजी नहीं होगी, जो दुकानदारों को जुर्माने करें उनको अंदर दें। ठीक, चलिए आगे। एक बगैर ये मामला हल नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं उस पे जरूर आप लोगों के कमेंट एक लेना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सऊदी अरब ने जो टर्किश अशिया है उनका बॉयकॉट कर दिया है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से ज़रूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज़, इज़राइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं, और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो, और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 8 मिलियन पीपल है जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए, मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा मौका है, तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूँ कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब ये है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें, क्यों नहीं हम उसके साथ मिलके खत्म हो गया। लाल साहब, मुझे प्लीज एक लास्ट मेरे ख्याल में ये सब मौके हैं जो होना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है? मैं उन दोनों ममालिक का जानना चाह रही हूं। पहले तो तस्दीक कर दूं कि वो सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी ऐसी कोई नहीं लगाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो उसके सरबराह ने अवाम से अपील की है कि आप टर्किश मसनूआत का बाइकाट कर दें। दूसरा ये कि जो इसराइल को जब सऊदीया ने तस्लीम किया है, तो अरब लीग को आपको हैरत होगी कि लीबिया, कुवैत, कतर और लिबनान समेत 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अरब लीग की सरबराही लेने से इनकार कर दिया, और फ़लस्तीन तो अरब लीग की सीट ही छोड़ चुका है। अब ये वहाँ जो सारी गेम बन रही है ना, गेम ये बन रही उसके है तनाजुर में हो रहा है। अच्छा, अब मैं ये गेम आपसे कभी डिटेल में सुनते हैं, तनाज़ा बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए जी, हो गया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।